Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखो, जो ये टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये 11th क्लास का तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही है। इसके साथ साथ 12th क्लास में बिजनेस स्टडी के CUET एग्जाम के लिए भी इसे इंक्लूड किया गया है। CUET एग्जाम का भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जो बच्चे CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। देखो, मैंने जो फंक्शंस लिए हैं एंटरप्रेन्योर के, वो मैंने स्ट्रिक्टली एज पर NCERT लिए हैं। जो फंक्शंस आपकी NCERT बुक में दिए हैं वो सारे फंक्शंस मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि सारे फंक्शन एंटरप्रेन्योर के मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, मैंने फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर के लिए एक चार्ट डिजाइन किया है आपकी NCERT में से। ये चार्ट है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर के 4 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, दूसरा होता है प्रमोशनल फंक्शन, तीसरा होता है मैनेजरियल फंक्शन और चौथा होता है कॉमर्शियल फंक्शन। देखो, इन चारों फंक्शंस को आगे सब डिवाइडेड किया गया है इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस। इसको आगे 3 पार्ट में सब डिवाइड किया गया है। पहला है इनोवेशन, दूसरा है रिस्क टेकिंग, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। इसी तरह से प्रमोशनल फंक्शन को भी आगे कैटेगराइज किया गया है। पहला है इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया, दूसरा है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट, चौथा है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। इसी तरह मैनेजरियल फंक्शंस को भी सब डिवाइड किया गया है इनटू 5 पार्ट्स। पहला है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। कॉमर्शियल फंक्शंस के भी 5 पार्ट है। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा पर्सनल, चौथा अकाउंटिंग और पांचवा फाइनेंस। तो ये सारे क्या फंक्शन होते हैं, किस तरह से एंटरप्रेन्योर इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ये मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, एंटरप्रेन्योर के सारे फंक्शंस मैं आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो नोट सफिशिएंट है आपको फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर लर्न करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन आता है इनोवेशन। इनोवेशन को मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। आपकी बुक में तो पैराग्राफ दिया है, लेकिन मैंने आपको इजीएस्ट वे से लर्न करने के लिए उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट। देखो, आपको पता है जो एंटरप्रेन्योर होता है ये एक इनोवेटर होता है। इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशंस होता है, ये विजुअलाइज करता है सिचुएशन को। तो ये नए से नया प्रोडक्ट डेवलप करता है, तो इसके अंदर जो क्रिएटिविटी स्किल होती है, इस वजह से ये नया प्रोडक्ट डेवलप करता है। दूसरा पॉइंट आता है डेवलप्स न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक। देखो, ये नई नई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप करता है, नई नई टेक्निक डेवलप करता है प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नए नए मेथड्स डेवलप करता है नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। डिस्कवर्स न्यू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। जो इसने नया प्रोडक्ट डिजाइन किया है उस प्रोडक्ट के लिए ये नया मार्केट डिस्कवर करता है, नया मार्केट लोकेट करता है। फाइंड्स आउट न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। नए नए सोर्सेज ढूंढता है रॉ मटेरियल के, ताकि वो प्रोडक्ट को इजीली डिजाइन कर सके, उसको इजीली डेवलप कर सके। एग्जिबिट्स क्लेवरनेस इन कन्वर्टिंग सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है ये एक इनोवेटर होता है, इसके अंदर क्लेवरनेस होती है, ये किसी भी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में इजीली कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं इनोवेशन में। नेक्स्ट फंक्शन आता है रिस्क टेकिंग। देखो, रिस्क कौन ले सकता है? जो पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है और जो हाईली ऑप्टिमिस्टिक होता है।
तो एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस स्ट्रोंग होता है, ये हाईली ऑप्टिमिस्टिक होता है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, कभी भी ये पेसिमिस्टिक नहीं होता, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, हमेशा इसका पॉजिटिव परसेप्शन होता है, पॉजिटिव चीजों को ही ये कंसिडर करता है। तो इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे? ट्रेड्स इनटू एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, जब कोई भी वेंचर ये स्टार्ट करता है, किसी भी वेंचर में ये एंटर करता है, तो इसे पता है कि ये अनसर्टेनिटी के एरिया में एंटर कर रहा है। जैसे डिमांड सप्लाई इन द मार्केट, जब ये नया प्रोडक्ट डेवलप करता है तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे डिमांड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं नए प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे रिस्क होते हैं जो पहले से ही ये एंटिसिपेट कर लेता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई बार ऐसा होता है जिस रिसोर्स की उसे रिक्वायरमेंट हो वो अवेलेबल ना हो, तो ये सारी चीजें ये पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है कि किस तरह से मुझे ऑल्टरनेटिव वेज को यूज करना है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन एंड सर्विस। देखो, जो प्रोडक्ट वो डिजाइन कर रहा है, जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, जरूरी नहीं है उसे एक्सेप्टेबिलिटी मिले। अगर मार्केट में उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उसे लॉस भी हो सकता है। इस चीज के लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, एडवांस में ही वो अनएक्सपेक्टेड और सडन लॉसेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। Takes responsibility for loss that may occur due to unforeseen contingencies। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है ये उन लॉसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है जो अकर हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन कंटिंजेंसीज। अनफोर्सीन का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, सडन, और कंटिंजेंसीज का मतलब होता है इवेंट दैट मे अकर और मे नॉट अकर। ऐसी सिचुएशन जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी फ्यूचर से रिलेटेड इश्यूज के बारे में ये पहले से ही प्रेडिक्शंस कर लेता है, अजम्पशंस कर लेता है, फोरकास्टिंग कर लेता है कि जो लॉस फ्यूचर में अराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसकी ऑलरेडी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार रहता है। क्लियर? अब नेक्स्ट फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? आपको पता है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर तो ये खुद ही है, ये इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को टुगेदर करता है, इकट्ठा करता है, ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद जो एलोकेट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू मिनिमाइज लॉसेस एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करता है कि लॉस को मिनिमाइज किया जा सके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जा सके। डिटरमाइंस लाइन ऑफ बिजनेस टू एक्सपेंड एंड कैपिटल टू एम्प्लॉय। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है ये अकेला इंसान होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि बिजनेस की कौन सी लाइन को एक्सपेंड करना है और कितना कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉय करना है, क्योंकि ये एक सिंगल पर्सन होता है जो बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है। टेक्स फाइनल जजमेंट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस के कंडक्ट होते हैं उसमें सारे इसी के फाइनल जजमेंट होते हैं, इसी के फाइनल डिसीजन होते हैं। क्योंकि देखो, यही पर्सन बिजनेस को जीरो से शुरू करता है और बिजनेस को टॉप पर ले जाता है, एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करता है। किसी भी सिचुएशन को ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट होता है। तो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट लिखने हैं? पहला है इनोवेशन, दूसरा है रिस्क टेकिंग, तीसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। अब नेक्स्ट फंक्शन आते हैं प्रमोशनल फंक्शंस। देखो, प्रमोशनल फंक्शंस को भी आगे सब डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट लेते हैं डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया।
looking for needs, wants, problems and challenges not yet met effectively. देखो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका पहला प्रमोशनल फंक्शन होता है आइडिया को एक्सप्लोर करना, आइडिया को डिस्कवर करना। इसमें वो क्या करता है कि सोसाइटी की नीड, सोसाइटी की वांट्स, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को स्कैन करता है जो अभी तक मैट नहीं की गई, यानी अभी तक वो इफेक्टिवली डील नहीं की गई, उन पर वो वर्क करना स्टार्ट करता है। Visualizing opportunity for a particular type of business can be run profitably. अब देखो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपॉर्चुनिटी को विजुअलाइज करता है, इमेजिन करता है, डिटरमाइन करता है कि किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में उसे प्रॉफिट होगा। जब वो अपॉर्चुनिटी को विजुअलाइज कर लेता है तो इसके बाद डेवलपिंग आइडिया विद एक्सपर्टीज टू गो अहेड, फिर वो आइडिया को डेवलप करता है एक्सपर्टीज के साथ ताकि वो आगे वर्क कर सके, वो आगे जा सके बिजनेस में। अब देखो ये सारे पॉइंट्स थे डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया में। डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया में सबसे पहले वो स्कैन करता है कि सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है जो अभी तक इफेक्टिवली मैट नहीं हुए हैं। फिर वो अपॉर्चुनिटी को विजुअलाइज करता है कि किस बिजनेस में उसे प्रॉफिट होगा और फिर उस आइडिया को वो डेवलप करता है एक्सपर्टीज के साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन आता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब देखो उसने आइडिया तो डेवलप कर लिया, इसके बाद वो क्या करता है, एस्टिमेट्स टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर वो एस्टिमेट कर रहा है, एज्यूम कर रहा है कि प्रोडक्ट के लिए टोटल डिमांड कितनी होगी। थिंग्स ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस फॉर द वेंचर, जिस वेंचर को वो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए कैसे वो फाइनेंस का अरेंजमेंट करेगा, कहाँ से वो पैसा लाएगा। एस्टिमेटिंग फॉर रॉ मटेरियल, लेबर, पावर एंड मशीनरी। अब वो एस्टिमेट करता है, वो पहले से एज्यूम करना शुरू कर देता है कि कहाँ से वो रॉ मटेरियल को अवेलेबल कराएगा, कहाँ से वो लेबर लाएगा, किस तरह से वो पावर और मशीनरी अरेंज करेगा। एनालाइजिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एनालाइज करता है, इन पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट। अब देखो उसने एस्टिमेशन कर लिया है, उसने सारी अजम्पशंस कर ली है कि किस तरह से बिजनेस में वो कैसे चीजें अरेंज करेगा। तो अब यहाँ पर क्या करता है, वो उन चीजों को असेंबल करना शुरू कर देता है जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे परसुएड्स पीपल टू ज्वाइन हिम ऑन द बोर्ड, वो लोगों को कन्विंस करता है, उन्हें मनाता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि जिस वेंचर को वो स्टार्ट कर रहा है वो उनके लिए बेनिफिशियल है, तो वो सब मिलकर उसे ज्वाइन करे। सेलेक्ट फैक्ट्री साइट, कहां पर उसे बिजनेस स्टार्ट करना है वो फैक्ट्री साइट को सेलेक्ट करता है। कॉन्टेक्ट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल वो किन किन सप्लायर से लेगा उन सबसे वो कांटेक्ट करता है। डिसाइड्स अबाउट प्लांट एंड मशीनरी, अब वो प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड डिसीजंस लेता है कि कितनी मशीनरी की उसे बिजनेस में रिक्वायरमेंट है। एक्वायर्स पेटेंट राइट फॉर न्यू प्रोडक्ट, देखो जो एंटरप्रेन्योर होता है ये एक इनोवेटर होता है, नया प्रोडक्ट वो डेवलप करता है, तो नए प्रोडक्ट के लिए उसे पेटेंट राइट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे वो एक्वायर करता है। प्रोजेक्ट इज सेट टू बिगिन, अब देखो सारी चीजें, सारी रिक्वायरमेंट्स उसने असेंबल कर ली है और उसका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने के लिए रेडी है। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन आता है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब होता है आइडिया, जिस आइडिया को उसने डेवलप किया है अब उस आइडिया के लिए वो फाइनेंस कहां से अरेंज करेगा। डिसाइड्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइज, अब एंटरप्राइज के कैपिटल स्ट्रक्चर को वो डिसाइड करता है कि पैसा कहां से आएगा। डिटरमाइन सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन कौन से उसके फाइनेंस के सोर्स होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस को वो डिटरमाइन करता है। एस्टिमेटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ
फाइनेंस। वो एस्टिमेट करता है कि बिजनेस में कितने शॉर्ट टर्म फाइनेंस के रिक्वायरमेंट है और कितने लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। डिसाइडिंग टाइप ऑफ सोर्स फंड लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन्स। अब वो डिसाइड करता है सोर्स फंड की टाइप को कि जो फंड वो रेज करेगा वो कैसे रेज करेगा, शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगा। तो इस तरह से सोर्सेस को भी वो डिसाइड करता है कि किस तरह से वो एंटरप्राइज के लिए फाइनेंस अरेंज करेगा। तो ये 4 फंक्शन आपको लिखने हैं प्रमोशनल फंक्शंस में। अब आते हैं मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस में 5 फंक्शन आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये पांचों फंक्शन मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पहला फंक्शन लेते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज कंसर्न विद मेंटल स्टेट ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बिजनेस के बारे में प्लानिंग करता है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है, इसमें रिटन वर्क नहीं होता। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, इसमें इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, फोरसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। तो ये 4 चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योर एडवांस में ही डिसाइड करता है किसी भी वेंचर को स्टार्ट करने से पहले। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? कि हमें क्या काम करना है, कब उस काम को करना है, कैसे उस काम को करना है और कौन पर्सन होगा जो उस काम को परफॉर्म करेगा। तो ये सारे एजम्पशंस वो पहले ही फोरकास्ट कर लेता है, प्रेडिक्ट कर लेता है, डिसाइड कर लेता है। इसे हम कहते हैं प्लानिंग। सेकंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज। देखो, प्लानिंग के बाद एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि टोटल वर्क को आइडेंटिफाई करता है, उसे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज के वो ग्रुप बनाने शुरू कर देता है। ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके बाद वो फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स को इकट्ठा करता है। फिजिकल रिसोर्स में आ जाएंगे मशीन एंड मटेरियल्स, फाइनेंशियल रिसोर्स में आ जाएगा मनी और ह्यूमन रिसोर्स में आ जाएगा मैन। यानी 4M को वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। 4M क्या होते हैं? मशीन, मटेरियल, मनी एंड मैन। इन 4M's को वो इकट्ठा करता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। एस्टैब्लिशिंग प्रोडक्टिव रिलेशंस अमंग देम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसके बाद वो प्रोडक्टिव रिलेशन एस्टैब्लिश करता है इन 4M's में, इन सारे रिसोर्सेज में, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके, वेस्टेज को अवॉइड किया जा सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जा सके। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। इट इज कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एंटरप्राइज। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस सिर्फ उसके फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर नहीं होता है, बल्कि वो डिपेंड होता है उसके ह्यूमन रिसोर्स पर। ह्यूमन रिसोर्स किसी भी एंटरप्राइज की एक एसेट होती है, वो बिजनेस को टॉप पर भी ले जा सकती है और वो बिजनेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, रुइन भी कर सकती है। तो क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स में? इट कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड रेम्यूनरेशन। ये सारे पॉइंट्स आएंगे स्टाफिंग में। देखो, मैन पावर प्लानिंग क्या होती है? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करता है कि कितने एम्प्लॉइज के रिक्वायरमेंट है और किस टाइप के एम्प्लॉइज की एंटरप्राइज में रिक्वायरमेंट है। रिक्रूटमेंट में क्या आता है कि वो लोगों को इंड्यूस करता है ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करने के लिए, ताकि जब ज्यादा एप्लीकेशन आएंगी तो बेस्ट कैंडिडेट को इजीली चूज किया जा सकेगा।
सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट में क्या होता है कि टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर बेस्ट कैंडिडेट को, सुटेबल कैंडिडेट को चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, उसका प्लेसमेंट किया जाता है, यानी उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉइज के कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने के लिए नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आता है एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। जो सुपीरियर होते हैं वो एम्प्लॉइज की फीडबैक रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उस फीडबैक रिपोर्ट के बेस पर उन्हें प्रमोट किया जाता है और उनके रेम्यूनरेशन यानी उनकी सैलरीज को डिसाइड किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे स्टाफिंग में। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग पीपल टू अचीव एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। देखो, जो डायरेक्टिंग है इसे हम सोल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्यों हम सोल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं? क्योंकि एक्चुअल वर्क तो डायरेक्टिंग में ही बिगिन होता है। यहाँ पर जो सुपीरियर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है सबऑर्डिनेट को, उन्हें गाइड करता है प्रॉपरली, उन्हें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, ताकि एंटरप्राइज के गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। देखो, डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं। पहला है सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरी है लीडरशिप और चौथा है कम्युनिकेशन। सुपरविजन क्या होता है? देखो, सुपरविजन में 2 वर्ड होते हैं, एक होता है सुपर, दूसरा होता है विजन। सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव और विजन का मतलब होता है सीइंग, यानी seeing the activities of employees over and above, ये मतलब होता है सुपरविजन का। तो यहाँ पर जो सुपरवाइजर होता है वो एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व करता है, ताकि वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके और गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एम्प्लॉइज को इंड्यूस करता है, उन्हें इंस्पायर करता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है ताकि वो बेस्ट परफॉर्म करे। देखो, मोटिवेशन क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। इसमें इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, जैसे नीड्स है, डिजायर्स है, एस्पिरेशंस है। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो एम्प्लॉइज की मेंटल फीलिंग को एक्यूरेटली मेजर कर लेता है, एक्यूरेटली उन्हें ऑब्जर्व कर लेता है और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए वो डिफरेंट अप्रोचेस यूज करता है। जैसे किसी एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए वो मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है, किसी को वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है, ताकि वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म किया जा सके, वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। तीसरा आता है लीडरशिप। देखो, लीडरशिप में क्या होता है कि एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। यहाँ जो लीडर होता है वही होल सोल होता है, वो सबऑर्डिनेट पर पूरा कंट्रोल रखता है। यहाँ जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो विलिंगली सपोर्ट करते हैं, विलिंगली फॉलो करते हैं लीडर को। तो लीडर कम्युनिकेट करता है, जो भी मैनेजमेंट की पॉलिसीज है, प्लान्स है, वो सारी कम्युनिकेट करता है सबऑर्डिनेट्स को, और जो भी सबऑर्डिनेट्स के ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब वो बताता है टॉप मोस्ट मैनेजमेंट को। तो लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके, उन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। और लास्ट आता है कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन में मैसेज को कन्वे किया जाता है, आइडियाज को कन्वे किया जाता है सबऑर्डिनेट्स के पास, एम्प्लॉइज के पास। तो जब भी मैनेजर लैंग्वेज यूज करता है, कोई सिंबल यूज करता है, तो वो प्रॉपरली अंडरस्टूड होने चाहिए वर्कर्स को, अदरवाइज वहां पर एक रॉन्ग मैसेज ट्रांसफर होगा। कभी भी किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में, तभी वर्क को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म किया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट आते हैं डायरेक्टिंग में। और लास्ट आता है
कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग प्रोसेस बिगिंस विद एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. देखो कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एस्टैब्लिश किया जाता है. स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेसिस परफॉर्मेंस एस्टैब्लिश किया जाता है कंपैरिजन पर्पस के लिए. कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस. यहाँ पर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है उसे प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है. फाइंडिंग एनी डेविएशन देन सर्चिंग द रीजन फॉर सच डिफरेंसेस. और अगर कोई डेविएशन यानी कोई डिफरेंस दिखाई देता है तो फाइंड आउट किए जाते हैं रीजंस उस डिफरेंस के लिए. फाइनली टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू स्टॉप दोज रीजंस इन फ्यूचर. और फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, करेक्टिव स्टेप्स ली जाती हैं ताकि उन रीजंस को फ्यूचर में दोबारा अकर न होने दिया जाए. जैसे देखो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान्ड परफॉर्मेंस है यूनिट्स और उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो है 800 यूनिट्स. तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो ये फाइंड आउट करता है कि जो ये डेविएशन आया है 200 यूनिट्स का, ये क्यों आया है, क्या रीजन है इस डेविएशन के, इस डिफरेंस के. क्या मशीनरी में कोई फॉल्ट था या फिर वर्कर्स की इनएफिशिएंसी की वजह से ये 200 यूनिट का डेविएशन अराइज हुआ है. तो वो करेक्टिव मेजर्स लेता है इस डेविएशन को रिमूव करने के लिए ताकि फ्यूचर में ये डेविएशन दोबारा अकर ना हो. यानी जब हमारा 1000 यूनिट का प्लान्ड परफॉर्मेंस है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस भी 1000 यूनिट्स का ही होना चाहिए. ये होता है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में सबसे पहले हम एक प्लान्ड परफॉर्मेंस बनाते हैं, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर करते हैं. अगर किसी तरह का कोई डिफरेंस अराइज होता है, डेविएशन आता है, तो हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं कि फ्यूचर में ये डेविएशन अराइज ना हो. तो ये था कंट्रोलिंग प्रोसेस. तो होपफुली आपको मैनेजरियल फंक्शन समझ में आ गए होंगे. अब लास्ट फंक्शन आते हैं कॉमर्शियल फंक्शंस. कॉमर्शियल फंक्शन में भी 5 फंक्शन इन्वॉल्व है. पहला है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखो प्रोडक्शन फंक्शन ये ऐसा फंक्शन है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की. इसमें गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट एज पर साइज ऑफ अंडरटेकिंग. जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं ये सारी इंडिपेंडेंट होती हैं क्योंकि ये बिजनेस के साइज पर डिपेंड होती है. इन स्मॉल बिजनेस सिंगल पर्सन अंडरटेक ऑल द फंक्शंस. देखो अगर बिजनेस छोटे साइज का होता है तो एक सिंगल पर्सन ही सारी एक्टिविटीज को अंडरटेक कर लेता है, लेकिन इन लार्ज बिजनेस टीम अंडरटेक एंटायर प्रोसेस. अगर बिजनेस बड़े साइज का है, लार्ज बिजनेस है, तो वहां पर टीम की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है एंटायर प्रोसेस को अंडरटेक करने के लिए. यानी जो भी बिजनेस के फंक्शंस हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है, वो एक सिंगल पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता. वहां पर पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके. नेक्स्ट आता है फाइनेंस. फाइनेंस इज डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस. यहाँ पर एंटरप्रेन्योर सोर्स को डिसाइड करता है कि जो पैसा मैं रेज करूंगा वो कहाँ से रेज करूंगा. 2 तरीके हैं फाइनेंस को रेज करने के, या तो ओनर्स फंड से रेज किया जा सकता है या फिर बोरोड फंड से. ओनर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग. बोरोड फंड में आते हैं डिबेंचर्स और लोन्स. यानी एंटरप्रेन्योर अगर ऑप्ट करता है ओनर्स फंड तो वो शेयर इश्यू करेगा या रिटेन्ड अर्निंग यानी उसके पास जो भी सरप्लस है वो यूटिलाइज करेगा बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए. और अगर वो बोरोड फंड ऑप्ट करता है तो या तो वो डिबेंचर्स इश्यू करेगा या बैंक से वो लोन लेगा. तो वो क्या करता है, कंपेयर्स प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ. वो दोनों के ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करता है. देखो अगर वो लोन लेता है या डिबेंचर इश्यू करता है यानी बोरोड फंड को वो ऑप्ट करता है,
तो यहाँ पर हाई रिस्क है, क्योंकि उसे रीपेमेंट करनी होगी और उसे इंटरेस्ट भी देना होगा लोन की अमाउंट पर। लेकिन अगर वो ओनर्स फंड को ऑप्ट करता है तो यहाँ पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पर कमिटमेंट ऑफ रीपेमेंट नहीं है। तो वो क्या करता है, फिक्सिंग अ रेशियो ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर वो डिसाइड करता है, इस कैपिटल स्ट्रक्चर में वो एक रेशियो फिक्स कर लेता है कि कितनी अमाउंट वो ओनर्स फंड से लेगा और कितनी अमाउंट वो बोरोड फंड से लेगा। तो इस तरह से वो डिसाइड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। देखो, मार्केटिंग का मेन एम होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उसे अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना, जो कस्टमर है उस तक गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल कराना, यही मार्केटिंग का मेन एम होता है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स। मेन टारगेट होता है कि जो कंज्यूमर की वांट्स होती है, नीड्स होती है, डिजायर्स होती हैं, उन्हें सेटिस्फाई करवाना। प्रमोटिंग वेलबींग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस की वेलबींग को प्रमोट करने के लिए, उसकी गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कंज्यूमर्स का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी इज टू सिक्योर टॉप मोस्ट पोजीशन इन द मार्केट। और देखो, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि उसे टॉप मोस्ट पोजीशन सिक्योर करनी है मार्केट में। और कैसे वो अचीव करेगा इस पोजीशन को, अगर वो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन अचीव कर सकता है मार्केट में। जैसे जो वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है कंज्यूमर को, वो रीजनेबल प्राइस और बेस्ट क्वालिटी का है, तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा और उसकी पोजीशन टॉप मोस्ट होगी मार्केट में। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन आता है पर्सनल। पर्सनल इज कंसर्न विद एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन फॉर पर्सनल। देखो, ऑर्गेनाइजेशन की ये ड्यूटी होती है कि सबसे पहले वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करे, फिर पर्सनल का डेवलपमेंट करे, यानी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देकर उनकी कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करे। इसके साथ साथ उन्हें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देकर कंपनसेट करे। प्रोविजन ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड वेलफेयर मेजर्स टू मेंटेन गुड वर्कफोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो पर्सनल होता है, अगर वो फुली मोटिवेटेड है, अगर वो सेटिस्फाइड है, तो वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर को प्रोविजन करना चाहिए कि गुड वर्किंग कंडीशन उन्हें प्रोवाइड करे। उनके वेलफेयर के लिए वो हमेशा मेजर्स ले, स्टेप्स ले, तभी एक गुड वर्कफोर्स मेंटेन किया जा सकता है। जैसे उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो इस तरह से वेलफेयर मेजर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन लेता है तो जो उसका पर्सनल है, जो उसका स्टाफ है, वो सेटिस्फाइड होगा, वो बेस्ट कंट्रीब्यूट करेगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सकेगा। और लास्ट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, सबसे पहले बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, यानी एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन द बिजनेस, इट वाज रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल एक ओरिजिनल बुक होती है एंट्री की। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, इसके बाद लेजर में उन्हें पोस्ट किया जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है और फाइनली बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। अवेयर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लग जाए, यानी बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस इनकर कर रहा है, और इसके साथ साथ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी उसे जानकारी मिल जाए कि बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितने बिजनेस के डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए वो प्रिपेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब अकाउंट्स में आपको डिटेल में पढ़ना होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में तो सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाता है, ट्रांजैक्शन को वो डेट वाइज रिकॉर्ड करता है ताकि उसकी अवेयरनेस में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर? होपफुली आपको चारों फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।